नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं यूपीएसआई 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए टॉप 10 रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और यह इस क्रम का 11वां वीडियो है और इससे पहले यानी कि 10 वीडियो पहले से बन चुके हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको दरोगा बनना है तो लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्नों को जरूर देखना चाहिए। तो ये इस क्रम में यह पहला प्रश्न आज के इस वीडियो का, ये इसमें पूछ रहा है कि पर्याप्त वाला ये प्रश्न है, यानी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। पहला कथन केवल पर्याप्त है या दूसरा पर्याप्त है या तीसरा पर्याप्त है या दूसरा तीसरा या पहला दूसरा तीसरा दूसरा, ऐसे करके विकल्प देता है। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि गांव ई, यानी कि जो गांव ई है वो एफ से, यानी कि एफ से खड़े होकर देखने पर गांव ई जो है वो किस दिशा में है। यानी ई को पूछा जा रहा है कि किस दिशा में है। गांव ई एफ से किस दिशा में है, यही प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर देखिए हमें कैसे मिल सकता है, किससे हमारा काम चल जाएगा। तो पहला वाला का हम लोग चित्र बनाते हैं, पहले वाले कथन का। तो कह रहा है गांव पी, इसमें मूल करता है गांव पी। पी की कहानी चले, गांव पी की कहानी क्या है। तो गांव पी गांव सी के पश्चिम में है। गांव पी जो है गांव सी के पश्चिम में है। फिर से आप चेक कर लीजिए, गांव पी किधर है। तो गांव पी की ही कहानी बताई जा रही है। गांव पी किधर है तो गांव सी के पश्चिम में है। और बताया गया जब और से वाक्य जोड़े, तथा से जोड़े, किंतु से जोड़े, लेकिन, परंतु से जोड़े, तो वाक्य अभी पहले वाले कर्ता यानी पहले वाले नाम के लिए ही की जा रही है। यानी यहां पे कहानी किसकी चल रही थी, गांव पी की। पी किधर है तो सी के पश्चिम में है। और का मतलब अभी पी ही की कहानी चल रही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और को काट के आप चाहे तो यहां पर पी लिख के कामा कर सकते हैं। यानी कि पी गांव ई के उत्तर में है, यानी कि यही पी ई से देखने पर किधर है तो उत्तर में है। और तथा का मतलब अभी भी कहानी अभी इसी पी की चल रही, नहीं समझ में आ रहा तो तथा काट के यहां पे पी लिख के कामा करके पढ़ सकते हैं। यानी कि पी एफ के पूरब में है, पी जो है, और यही पी एफ के पूरब में है, यानी ऐसा चित्र बनेगा। तो पहले वाले ही कथन का जो हमने चित्र बनाया तो हमें पता चल गया कि एफ से खड़े होकर देखने पर ई किस दिशा में है। तो एफ से खड़े होकर देखने में ई, यानी एफ से खड़े होकर देखने पर ये जो ई है किस दिशा में है। तो हमारा आंसर केवल पहले ही कथन से मिल गया, वो है दक्षिण पूर्व। हमारा आंसर पहले ही कथन से मिल गया, यानी पहला ही कथन पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। लेकिन हम लोग अब दूसरा तीसरा भी चेक कर लेते हैं। अब दूसरा कथन इसमें हम लोग अगर जोड़ दें तो इसमें क्या कह रहा है कि गांव ई जो है, गांव ई जो है ए के पूरब में, गांव ई जो है ए से देखने पर, गांव ई गांव ए के किधर है तो पूरब में है। देखिए गांव ई जो है ए के पूरब में हो गया। तो केवल इतना से हमें पता नहीं चल पा रहा, केवल दूसरा कथन से हमें नहीं पता चल पाएगा। ए और ई की बस जानकारी दिया है, इसलिए एफ और ई के बारे में जानकारी हम लोग नहीं दे सकते। यानी कि अकेले केवल दूसरा कथन पर्याप्त नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे तीसरा कथन, इसी में हम लोग जोड़ देते हैं। अगर तो कह रहा है कि गांव एफ के दक्षिण में है। गांव ए जो है एफ के, यानी इस एफ के पहले से जो कि मौजूद है, लेकिन तीसरे कथन में भी इसका जिक्र है कि गांव ए जो है एफ के दक्षिण में है, यह बताया जा रहा है। यानी कि दूसरे कथन में केवल ए और ई की स्थिति बताया, एफ के बारे में कोई जिक्र नहीं था, इसलिए केवल दूसरे से पर्याप्तता हमें नहीं हो पा रहा है। लेकिन तीसरे कथन में यह भी बोल दिया कि ए जो है एफ के दक्षिण में है। यानी कि ये तीनों जानकारी, ये इतनी जानकारी जो है ये किसमें मिल रही है हमें, तो दूसरे और तीसरे में मिल रही है। और दूसरे तीसरे को मिला के हम बता सकते हैं एफ से खड़े होकर देखने पर ई जो है
दक्षिण पूर्व में, यानी कि दूसरा कथन और तीसरा कथन मिला देने पर भी, यानी इतना जानकारी से भी हम बता सकते हैं कि F से दक्षिण पूर्व में E है। यानी कि दूसरा और तीसरा कथन को अगर मिला दिया है तब भी उत्तर दिया जा सकता है प्रश्न का, और केवल पहले वाले कथन से भी उत्तर दिया जा सकता है। तो ऐसा विकल्प कौन सा है? तो हम देखते हैं, ऐसा विकल्प है, बल्कि ऐसा विकल्प बी ही में है। दूसरा और तीसरा दोनों कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर अथवा केवल कथन एक में दी गई जानकारी उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी कि दूसरा तीसरा मिलकर भी जवाब दे सकता है या अकेले पहला भी जवाब दे सकता है। यानी यही है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। हम डी को टिक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लिखा है केवल, ये कह रहा केवल एक में दी गई जानकारी से ही उत्तर दिया जा सकता है। तो बात तो सही है, लेकिन केवल एक में ही, एक की ही जानकारी से नहीं बल्कि 2 और 3 मिलकर भी जानकारी दे सकते हैं। इसलिए केवल ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो एकदम सटीक उत्तर हो जाएगा हमारा बी। अगला प्रश्न है न्याय वाक्य का। तो हम लोग चित्र फटाफट बना लेते हैं। कुछ नारियल तेल है, तो ऐसा ही चित्र बनेगा, आपको पता होगा। कुछ नारियल क्या है? तो तेल है। कुछ तेल कवि होते हैं, तो कुछ तेल कवि बना दीजिए। फिर कुछ कवि पत्रिकाएं होते हैं, तो कुछ कवि पत्रिकाएं बना दीजिए। पत्रिकाएं हो गया। अब निष्कर्ष है कुछ कवि तेल होते हैं, यानी किसकी बात कर रहा है? कवि की बात कर रहा है और तेल की बात कर रहा है। यानी कि ये वाला वृत्त और इस वाले वृत्त की बात कर रहा है। तो कुछ कवि तेल है, तो बात सही है। कुछ कवि का हिस्सा, इतना हिस्सा तेल है, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। दूसरा कर रहा है कुछ नारियल कवि, किसकी? नारियल की और कवि की। तो नारियल ये है और कवि ये है। देखिए, कवि ये है और नारियल ये है, यानी दोनों के बीच में इतनी दूरी है। यानी कि ये चित्र तो कह रहा है हमारा कि कोई नारियल कवि नहीं, कोई कवि नारियल नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कुछ नारियल कवि है, इसलिए ये निष्कर्ष गलत है। यानी केवल हमारा पहला निष्कर्ष सही है, इसलिए आंसर हो गया सी, केवल एक अनुसरण करता है। आंसर देख लीजिए, सी है। अगले प्रश्न में हमें बताना है कि कौन दिए गए विकल्पों में भिन्न है, अलग कौन है। तो हेनरी हो गया, वाट हो गया और टेस्ला हो गया। ये तीनों ही के तीनों विद्युत चुंबकत्व के मात्रक हैं, और किलोग्राम जो है वो किसका मात्रक है? तो द्रव्यमान का मात्रक है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन से है, रक्त संबंध से है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स और वाई ये दोनों के पुत्र हैं। तो के पुत्र हैं, तो नीचे हमने एक्स और वाई को बना लिया, और पुत्र है इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब के पुरुष है कि महिला है, यानी माता के ये दोनों पुत्र हैं या पिता के दोनों पुत्र हैं, इसमें नहीं समझ में आ रहा कि माता है या पिता है। खैर, एक्स एस के पिता है। एक्स जो है, एक्स किसके पिता है? तो प्लस है एस के। वाई का यानी कि वाई कौन है? वाई का मतलब मैंने बताया था, जिस नाम के आगे का लगे उसे ही बताना होता है कि कौन है। तो वाई कौन है किसके हिसाब से? एस के हिसाब से। यानी इस एस के हिसाब से वाई कौन है, यानी एस वाई को क्या बोलेगा? तो ये इसके पिता है और ये पिता का भाई है। तो पिता के भाई को क्या कहते हैं? तो पिता के भाई को चाचा या ताऊ कहते हैं। तो यहां पर ताऊ विकल्प नहीं है, तो हम चाचा को आसानी से ठीक कर पाएंगे। हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न फिर से ब्लड रिलेशन का है। इसे भी हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये इशारा वाला प्रश्न है। कुछ लोगों को इशारा में दिक्कत होता है इशारा वाले प्रश्नों में, तो इस पर मेरा पूरा ब्लड रिलेशन पर एक प्लेलिस्ट है, उसमें हर तरीके के प्रश्न बताए गए हैं। आप चाहें तो उन सभी प्लेलिस्ट से सभी रक्त संबंध वाले प्रश्नों को देख सकते हैं। यहां पर कहा जा रहा है एक महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा। इशारा किसकी तरफ है? व्यक्ति की तरफ। बोलने वाला कौन है? तो महिला है। महिला एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है क्या? इनकी पौत्री। महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा इनकी पौत्री। इनकी पौत्री यानी कि
व्यक्ति की, महिला ने एक व्यक्ति से परिचय कराते हुए कहा इनकी पौत्री, महिला बोल रही है इनकी पौत्री, यानी इस व्यक्ति की पौत्री। पौत्री का मतलब पुत्र की पुत्री, तो ये हमने पुत्र बना दिया, इसके नीचे एक और पीढ़ी, इसकी पुत्री यानी पौत्री हो गई। इनकी पौत्री यानी कि इसके बारे में जिक्र दिया जा रहा है, यानी अब कहानी इस पे आकर रुकी। इनकी पौत्री क्या है, इनकी पौत्री क्या है, तो मेरे से संबंध बना। इनकी पौत्री यानी कि व्यक्ति की पौत्री क्या है, तो अंतिम रिजल्ट इस पौत्री के लिए आएगा। मेरे भाई की, तो मेरे भाई का मतलब, मेरे का मतलब वाक्य को बोलने वाला यानी कि महिला। मेरे भाई यानी कि महिला, महिला के भाई, इधर या इधर बना सकते हैं, महिला के भाई की मां है, यानी एक पीढ़ी। थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लें, देखिए फिर से, इसकी पौत्री यानी इस व्यक्ति की पौत्री यानी कि पुत्र की पुत्री क्या है, इसी को बताना है क्या है, तो मेरे भाई की मां है, यानी इस मेरे का मतलब वाक्य को कहने वाला यानी महिला, तो महिला के भाई की मां है, एक पीढ़ी ऊपर है। तो अब पूछा जा रहा है उस व्यक्ति का, यानी इस व्यक्ति का, यानी कि ये व्यक्ति कौन है यही बताना है। किसके हिसाब से, उस महिला के हिसाब से। तो ये महिला के ये भाई साहब है, और भाई साहब की इनकी माता है, तो भाई की माता है तो इनकी भी ये माता ही कहलाएगी। और माता के पिता क्या कहलाएंगे, तो माता के पिता कहलाते हैं नाना। अगर यहां पर पुल्लिंग होता तो ये हो जाते दादा, और नाना के पिता क्या कहलाएंगे, एक पीढ़ी ऊपर है तो पर नाना। अगर यहां पर दादा होते तो हो जाता परदादा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, परदादा या परनाना। अगला प्रश्न, ये प्रश्न यूपीएससी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। इसमें बताना है ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु है, तो किसमें दर्शाया जा सकता है। यानी एक बिंदु ऐसा हो जो सबके लिए कॉमन हो, ये त्रिभुज में भी है, वृत्त में भी है, आयत में भी है। और एक बिंदु ऐसी जगह पे बनाया जा सकता हो जो केवल त्रिभुज और वृत्त में हो। तो कॉमन वाला बिंदु पहले हम लोग ये वाला ढूंढ लेते हैं, ये वाला देखिए फिर से। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला बिंदु ढूंढेंगे जो कि एकदम कॉमन जगह पे है। तो कॉमन जगह पर तो यहां पर भी बन जाएगा, तो ये बिंदु जो है वृत्त में भी हो जाएगा, आयत में भी हो जाएगा, त्रिभुज में भी हो जाएगा। इसमें भी ये बनाया जा सकता है, यहां बना देंगे तो त्रिभुज में भी, वृत्त में भी, आयत में भी। इसमें भी यहां बना देंगे तो त्रिभुज में, वृत्त में, आयत में। इसमें भी यहां बना देंगे तो त्रिभुज में भी, आयत में भी, वृत्त में भी। यानी कि पहला वाला ये वाला जो बिंदु है ये तो आसानी से बनाया जा सकता है, सब में बनाया जा सकता है। अब हम लोग यानी चेक करना पड़ेगा कि ये जो दूसरा वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु, ये केवल किस में है, तो वृत्त में है और त्रिभुज में भी है। आयत से बाहर है दूसरा वाला बिंदु, दूसरा वाला बिंदु ये आयत से बाहर है। यानी ऐसे जगह पे बिंदु हम लोग बना पाए जो केवल वृत्त और त्रिभुज में हो, केवल वृत्त और त्रिभुज में हो। तो ऐसे में केवल वृत्त और त्रिभुज में इसमें नहीं बना सकते क्योंकि आयत भी आ जा रहा है यहां बनाने पे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। केवल वृत्त और त्रिभुज में यहां बनाएंगे तो तीनों ही आ जाएंगे, ये भी नहीं हो पाएगा। यहां अगर हम लोग बना दे बिंदु तो आराम से ये केवल त्रिभुज में है और वृत्त में है, और ये आयत से अगर यहां बिंदु बना दिया जाए तो देखिए ये आयत से बाहर हो जाएगा और वृत्त और त्रिभुज में रहेगा। इसलिए हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हम लोग केवल वृत्त, और यहां भी बना देंगे तो वृत्त और आयत दोनों में आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। यानी हमारा आंसर आसानी से सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिशा परीक्षण का, इसे हम लोग बनाते हैं। एक स्त्री एक बिंदु से चलती है और 15 मीटर दक्षिण की ओर, 15 मीटर यहां से मान लीजिए ये स्त्री चलती है 15 मीटर दक्षिण की ओर, इतना मान लेते हैं 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है और बाएं मुड़ती है। तो कहीं से भी बाएं का मतलब क्या होता है, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो बाएं का मतलब अगर सुई यहां से उल्टा चलने लगे ऐसे, यानी बाएं का मतलब उल्टा चलने लगे, कितना मुड़ती और कितना चलती, 12 मीटर। तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है और 15 इतना है तो इससे थोड़ा सा कम ये चल लेती है। या तो ये भी सोच लीजिए नीचे की तरफ कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका बाएं हाथ किधर होगा, तो इधर होगा, यानी इधर मुड़ जाती है। अब वह
दाएं मुड़ती है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, जैसे बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरह से दाएं का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। यानी यहां से सुई अगर सीधा चलने लगे तो ऐसे ऐसे चलेगी, और कितना 20 मीटर, 5 मीटर चलती है, आखिर में वह नहीं दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। तो दाएं मुड़ने के बाद कितना चलाना है, 5 मीटर, यानी बस थोड़ा सा चला देना है 5 मीटर। आखिर में वह पलटती है और 20 मीटर चलती है। पलटने का मतलब होता है यू टर्न, यानी इधर है तो सीधे इधर हो जाए, अगर इधर है तो डायरेक्ट इधर हो जाए, यानी कि यू टर्न ले लेना है, यानी 360 डिग्री पलट जाना है। 360 नहीं, 180 डिग्री पलट जाना है, 360 नहीं, 180 अंश विपरीत चले जाना है। तो और पलटती और 20 मीटर चलती, यानी कि नीचे जा रही है तो ठीक विपरीत हो जाएगी। समझाने के लिए, वैसे तो ये इसी लाइन पर है, वैसे तो ये इसी लाइन पर पलटेगी, लेकिन समझाने के लिए मैं यहां बना रहा हूं पलटती और 20 मीटर, तो 5 मीटर यहां से यहां और 15 मीटर और चलना है, तो 15 मीटर ये है, यानी इसी के पास ये आके रुक जाएगी और टोटल हो जाएगा ये 20 मीटर। 5 मीटर ये यहां से यहां 5 मीटर और यहां से यहां ये टोटल 15 और 5 हो जाएगा 20, यानी यहां एकदम करेक्ट इसके पास पहुंच जाएगी। तो पूछ रहे आरंभ बिंदु से वह कितनी दूर है, तो ये 12 मीटर है, तो ये भी इतना ही है, तो ये भी 12 मीटर होगा। हमारा आंसर हो जाता है सी। अब इसमें असंगत पहचानना है, अलग छांटना है। तो इसमें अलग छांटने पर आप प्रश्न को आराम से देख लीजिए, वीडियो रोक के, और उत्तर बताने का प्रयास करिए। अंतर के आधार पर देख लीजिए या किसी भी आधार पर देख लीजिए, अंतर के आधार पर पहला तीसरा या पहला दूसरा, किसी तरीके से आप अंतर माइनस में प्लस में करके चेक कर लीजिए। 3 में कोई एक प्रक्रिया होनी चाहिए और एक जिसमें अलग प्रक्रिया होगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें घटाने जोड़ने से कोई प्रक्रिया पता जब नहीं चल पाती है, तो हमें यह भी देखना होगा कि कहीं कैपिटल लेटर के तो आधार पे नहीं है, कि ऐसा ना हो कि 3 में कैपिटल लेटर बीच में हो और किसी एक में किनारे हो, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 में बीच में है तो 2 में किनारे किनारे, यानी कि इसके आधार पर भी नहीं है। ऐसा भी कभी कभी होता है कि 3 में कैपिटल लेटर है और बाकी सब में केवल 3 में कैपिटल लेटर और किसी एक में केवल स्मॉल लेटर हो, तो वो भी हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन इस आधार पर भी नहीं है, तो इसमें इस आधार पर है कि इसमें एक स्वर है, इसमें भी एक स्वर है, इसमें भी एक स्वर है, लेकिन इसमें कोई भी स्वर इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है वेनारेक्स से, आंखें, दृष्टिपटल और आंख की पुतली, यानी पुतली, दृष्टिपटल और आंख के लिए, तो तीनों आंख के ही अंग है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट यही हो जाता है। सबसे बार आंखें, उसके बाद दृष्टिपटल और उसके बाद आंख की पुतली, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न देखिए, फिर से हमें बताना है कि कौन सा कथन पर्याप्त है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो पंक्ति में प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह आना चाहिए। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या पहले से ही उत्तर मिल जाएगा, या केवल पहले दूसरे कथन से उत्तर मिल जाएगा, या दोनों मिलाकर उत्तर देना पड़ेगा तब उत्तर मिल पाएगा, या दोनों मिलाने के बाद भी उत्तर नहीं मिल पाएगा, ऐसा ही कुछ विकल्प दिया होता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में ये सारे ट्रिक आपने पढ़े होंगे। यहां पे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला तथ्य देखते हैं क्या है, अरविंद बाएं छोर से, अरविंद जो है यही अरविंद है, अरविंद बाएं छोर से चौथा है तो 7वां है, और प्रभु दाएं छोर से, प्रभु जो है दाएं छोर से, ये प्रभु है दाएं छोर से 5वां है। अपनी जगह अदला बदल, अब एक से तो नहीं मिल पाएगा कि ये 7वां है 5वां, नहीं बता सकते हैं टोटल कितने लोग हैं, क्योंकि इसके बीच में कितने हैं हमें पता नहीं है। तो अब हम दूसरा कथन भी ले लेते हैं। अपनी जगह अदला बदली करने के बाद, यानी कि प्रभु आ गया यहां पे और अरविंद आ गया अगर इसके जगह पे, एकदम करेक्ट यहीं पे, ये भी एकदम करेक्ट यहां पे, तो अरविंद बाएं से 17वां हो जाता है। बाएं से का मतलब एकदम यहां से, अरविंद बाएं से यानी यहां पे चौथा हो जाता है, 17वां हो जाता है। तो अब दोनों कथनों को मिला देने से हम उत्तर जरूर बता सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो स्थान है हमें पता चल गया कि ये स्थान प्रारंभ से 5वां है और
प्रारंभ से नहीं, ये स्थान जो है प्रारंभ से 17वां है और ये स्थान, यही स्थान अंत से 5वां है। तो हमें किसी एक स्थान पे खड़े खड़े किसी व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान पता चल जाए तो कुल स्थान बताना आसान है, क्योंकि ट्रिक हमारे पास है कि कुल स्थान बराबर क्या होता है, तो प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और -1 कर देने से हमें उत्तर मिल जाता है। तो प्रारंभ से स्थान 17वां है और प्लस अंत से स्थान ये 5वां है और ट्रिक में है -1, तो 17 और 5 हो जाएगा 22 और -1 निकाल देंगे तो हमारा हो जाएगा, यानी कि इस पंक्ति में कुल 21 लोग हैं। वैसे हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमने ये पढ़ा तभी हमें समझ में आया कि आराम से अब हम लोग कुल संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ये सब कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। इतना निकालते ही हमें समझ में आ गया कि दोनों कथनों को मिला देने के बाद हम इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, यानी कि कथन 1 और 2 कथनों में दी गई जानकारी कुल मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, खासतौर से यूपीएसआई के छात्र। धन्यवाद दोस्तों।